खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना का कहर राजस्थान से धीरे धीरे जा रहा है। तीसरी लहर का डर यकीनन सता भी रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के जाने और तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच में मौसमी बीमारियों ने जनता को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया के चक्रव्यूह में जनता फंस रही है और अस्पतालों में मानो मरीजों का मेला लग रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में जहां कोरोना के वक्त में ही 1 से 1,500 ओपीडी हुआ करती थी, वो आज मौसमी बीमारियों की वजह से 8,000 तक पहुंच गई है। सवाल यह भी है कि अस्पतालों में लगती भीड़ क्या तीसरी लहर को आमंत्रित कर देगी, और सवाल यह भी है कि मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या किया गया, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई। आज बात इसी मुद्दे पर की। मौसमी बीमारी, कितनी तैयारी, सावधान रहे, स्वस्थ रहे। किस तरीके से सतर्क हम रह सकते हैं, कौन कौन सी एहतियात हम बरत सकते हैं और सिस्टम की तरफ से क्या कुछ अभी तक किया गया ताकि मौसमी बीमारी को कंट्रोल किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस बनर्जी जी, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। पूर्व डिप्टी मेयर मनीष पारिक जी भी हमारे साथ हैं। मनीष पारिक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अमूमन ये होता है कि मौसमी बीमारी ना फैले, इसके लिए फॉगिंग कराई जाती है, निगम 50 तरीके के काम करता है। जयपुर में क्या सब कुछ शुरू हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको बताना चाहता हूं मैं कि पहले कोई फोगिंग में किसी बच्चे का देहांत हुआ तो उसके बाद उस पर रोक लग गई, फिर उसमें उनको जस्टिफाइड सरकार कर नहीं सकी, बाद में अपने आप करने लगी। कुछ कुछ जगह पे डीडीटी पाउडर छिड़काव की बात थी, कुछ मच्छर मारने के लिए दवाई होती है उसके लिए, पर उनमें किट होते हैं वो करती है, वो भी अभी नहीं किया है। उसमें पार्षदों का रोल होता है कि वो जहां इंडिकेट करते हैं उनके सिग्नेचर करवाते हैं वो आके कि हमने आपके वार्ड में ये दवाई का छिड़काव कर दिया है। वो भी नहीं हुआ, जिसमें कि मलेरिया के मच्छरों के अंडे मर जाते हैं, वो दवाई भी नहीं छिड़की है। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 तरह की बीमारियां इस समय सर पे खड़ी है, उस समय रघु शर्मा जी कहाँ हैं? ये जो बात कह रहे थे बार बार कि हमने बहुत अच्छा कोरोना मैनेजमेंट करा है, उनके मैनेजमेंट फेल हुए। ये 1,500 लोग ओपीडी में लाइन लगा के जो आप काम गिना रहे हैं सर, ये रघु शर्मा जी करेंगे या निगम करेगी? ये मैंने आपको कहा सरकार, और सरकार में जो मुखिया स्वास्थ्य अधिकारी है, हमारे नगर निगम में जो समिति होती है विजेंद्र, उसका नाम भी स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है जी। तो उसमें भी डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर्स का रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन सरकार ने कोई इनके लिए मखमल के कालीन नहीं बिछाए हैं, बल्कि मुसीबतें खड़ी करी है। और उसका कारण मेयर की जिम्मेदारी नहीं है कि निगम के अंदर छिड़काव करवाए, कहीं कहीं पनप रहे हैं, कहीं पानी भरा हुआ उसको क्लीन कराए, कहीं गड्ढे हैं उनके अंदर जो पानी भरा हुआ उसको क्लीन कराए या फॉगिंग कराए। ये निगम का काम नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा निगम का काम भी है, पर निगम भी तो सरकार के प्रति उत्तरदायी है। जो वहां पर सीओ लगे हुए हैं वो सीधे सीधे सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, और इसलिए सरकार अच्छे आईएएस अधिकारियों को वहां लगाती है, इसीलिए लगाती है कि वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। लेकिन जो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए या उनके हालचाल पूछने चाहिए कि आपके क्या हाल है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। अमूमन इस महीने क्या फॉगिंग शुरू हो जाती है? कब से शुरू होती है फॉगिंग? कोई एक ऐसा तो प्लान होगा? जी बिल्कुल, मैंने कहा बारिश के पहले ही होती है, और बारिश के बाद में दिवाली के आसपास सफाइयां होती है, तो उससे पहले होती है। 2 सीजन इसके चलते हैं। लेकिन जो अगर दवाइयों का आंकड़ा कमजोर पड़ेगा तो बीमारियों का आंकड़ा बढ़ेगा, और जब बीमारियों का आंकड़ा बढ़ गया है ऐसे दशा में तो फॉगिंग स्पेशली इमरजेंसी लेवल पे होनी चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएमएचओ हैं जोधपुर से। सर आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एस बनर्जी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी वैसे ही कोरोना की वजह से घरों के अंदर कैद है। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि चलिए एक बार वापस जिंदगी में लौटा जाए, तो फिर मौसमी बीमारियों का चक्रव्यूह आम आदमी को अपनी जद में ले रहा है। सर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ऐसा है कि हर साल बरसात के आसपास ये मौसमी बीमारियां, जो स्पेशली आपने जो अभी नाम लिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्क्रब टाइफस जी, ये सर बोलिए, आ रही है। बोलिए सर बोलिए।
तो ये चीज़ें हर साल आती है, हर साल आती है, और इस बार भी आई, कोई नई बात नहीं है। साथ में ये कोरोना वाला 2 साल से था, शायद ये पिछले साल और उससे पहले साल ये जो है आया था, कम आया था, पर कोरोना इतना ज़्यादा बड़ा विकराल रूप था कि ये चीज़ें जैसे मास्क हो गई थी ये भी। पर अब क्या है कि कोरोना जो है ये केसेस बहुत कम हो गए और इस सीज़न में हमें ज़्यादा मिल रहा है। ये फॉगिंग और ये चीज़ें होने के बावजूद मेरे ख्याल से लोगों का जो सहयोग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुला टंकी, खुले पानी में इकट्ठा जो घरों में है, इनको कवर करना चाहिए। फॉगिंग वगैरह तो सरकार के अपने सिस्टम है, पर घरों में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। टंकियां खुली पड़ी है, उनमें मच्छर पनपते हैं। एक ये जो मलेरिया के जो मच्छर है एनोफिलिस, ये साफ़ सुथरा पानी में पनपते हैं, ना कि गंदे पानी में। तो ये चालू होता है आपके घर के पानी की टंकी, टायर में पुराने टायर, पुरानी बोतलें जो खुली हुई है बरसात के पानी से इकट्ठा है, इनको आपको हटाना चाहिए जी। और अभी जो एक और चीज़ है सर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बरसात का पानी अगर किसी कॉलोनी में भरा हुआ है, 4-4, 10-10 दिन से भरा हुआ है, उसमें डेंगू का मच्छर नहीं होगा, मलेरिया का मच्छर नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो नाले के अंदर पानी बह रहा है, जो सड़ांध मार रहा है, उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे, उससे दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इनमें फ्रेश वाटर में एनोफिलिस भी होती है। अब जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो गंदे पानी में होती है, और बरसात का पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो सड़ा हुआ पानी नहीं है, उसमें ये मच्छर पनपते हैं जी। ठीक है डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, सर जरूरी क्या है अगर पहले कदम के तौर पर देखें, क्योंकि कोरोना से हम जीत रहे हैं, मौसमी बीमारी के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, वो कौन से कदम हो जो डॉक्टर्स की तरफ से भी उठाए जाने चाहिए, आम आदमी की तरफ से भी एहतियात बरतनी चाहिए, और जो सिस्टम है, चाहे उसको नगर निगम कहिए, स्वास्थ्य विभाग कहिए, उनकी तरफ से तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी समझकर करना चाहिए। जैसे कि मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, जैसे सर ने बताया कि आम जो जनता है उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बरसात का पानी ही नहीं, जो नॉर्मल सप्लाई जो होती है पानी की, और जो लोग बहुत दिनों तक पानी को रखते हैं, एक ही बर्तन में रखते हैं, उसको साफ़ नहीं करते हैं, दोबारा उसी बर्तन में पानी को भर देते हैं, तो यही कारण है कि एडीज़ के जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी पे पनपता है, और वो साफ पानी पनपते हुए वहाँ लार्वा होता है। कहीं लोगों को ये चीज़ हम चिकित्सा विभाग द्वारा समझाया जाता है, उनसे बार बार ये कहा जाता है कि आप पानी को इकट्ठा करके नहीं रखें, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे किसी तरह का पानी हो। कभी भी आप जो पानी है, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे कैसा पानी हो, इकट्ठा न होने दें। बाहर जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है उस पर जरूर चिकित्सा विभाग निगम द्वारा जो फॉगिंग की जा रही है, या चिकित्सा विभाग द्वारा जो टेमीफोस या एम्बुलो जो लिक्विड डाला जाता है पानी में, वो डाला जा रहा है। लेकिन आम जो जनता है, जैसे कि हर रविवार एक ड्राई डे बनाया जाना चाहिए। इससे चिकित्सा विभाग बिल्कुल यहाँ पे कहता है कि हर रविवार को आपके घर के जितने भी बर्तन हैं, जितना भी पानी आप स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो पीने का हो, चाहे किसी तरह का हो, उसको साफ कीजिए और उसको बिल्कुल खत्म करके नया पानी उसमें भरें। इसके साथ निगम द्वारा टाइम टू टाइम फॉगिंग जरूरी है। जो बाहर जो मच्छर पनपते हैं, चाहे झाड़ियां हो, चाहे ऐसे नाले हो जहां पे कि मच्छर पनप रहे हैं, चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। ऐसे जहां पर भी जो सर जोधपुर के अंदर फॉगिंग हो रही है, क्योंकि जयपुर में तो नहीं हो रही है। कहाँ ज्यादा मच्छर बिल्कुल नहीं सर, निगम द्वारा जोधपुर में कई इलाकों में फॉगिंग स्टार्ट कर दी गई है। हमने एक रूट मैप बनाया है जोधपुर में, जिसके द्वारा जब भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है या हमारा सर्वे चलता है, जैसे सघन सर्वे 10 दिन का अगर हमारे यहाँ होता है, तो निगम उस साथ साथ उसी एरिया में जहाँ एंटी लार्वल एक्टिविटी हो रही है वहां पे फॉगिंग भी स्टार्ट कर दी जी। लेकिन सर डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। डिजीज होने के बाद प्रिकॉशन, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, प्रिकॉशन के रूप में ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रिकॉशन के रूप में ही कि जो साफ पानी, हम लार्वा पैदा, मच्छर पैदा ही नहीं होने देंगे तो बिल्कुल, जब मच्छर पैदा नहीं होता तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया बिल्कुल फैलेगा ही नहीं जी। अगर हम चाहेंगे कि लार्वा कहीं नहीं बने जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पारिक जी, सर जयपुर की जनता को ऐसा थोड़ी ना कि हर मुद्दे पर ऐसे ही निगम छोड़ते चली जाएगी, चाहे वो कचरे का मामला हो या फिर अन्य समस्याएं हो, अब मौसमी बीमारी का मामला हो, निगम कहीं है या नहीं है, सही सही बताइए सर।
नहीं, सही बात कह रहे हैं आप विजेंद्र। ये तो कचरे के बारे में हड़ताल जिन्होंने करी थी उनसे बातचीत हुई है। अभी आज सीओ साहब ने बताया है कि वो जो हुपर हैं वो वापस से चालू हो गए, काम चालू किया है उन्होंने। तो जो निगम कचरा उठा रहा था उससे मुक्ति मिली है और अब मिलकर काम करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि जो फोगिंग की बात मैंने कहा, इनके अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एंटी लार्वा एस्पेक्ट होता है, हमने एक रूट मैप चार्ट बनाते हैं, इस तरह की बात जयपुर में भी हुई होगी और निश्चित तौर पर वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जब में तो फॉगिंग करता हुआ दिखना चाहिए, तब लोगों को ध्यान आता है फॉगिंग हो रही है, वो नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर इस पर ध्यान में लाएंगे, प्रशासन तो करेगा भी क्योंकि प्रोविजन तो है ही जी। लेकिन हर चीज के लिए कमेटी होती है, बाकायदा कैलेंडर होता है कि मौसम बदलेगा, बारिश होगी तो हमें ये काम करने हैं, उसमें भी ध्यान में लाने की जरूरत। तो फिर काम कौन कर रहा है? ये मैंने ये कहा कि उन्होंने करा हो तो भी हमें ध्यान में नहीं, लेकिन ये जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो तो नगर निगम में होते ही हैं और वो उनका अपना वो भी होता है। लेकिन जैसे स्वास्थ्य समिति, स्वच्छता की कमेटियां नहीं बनी है, हमारे जो हेरिटेज निगम है उसमें कोई समितियां नहीं बनाई है। इसी तरह से यहाँ जो समितियां बनी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वो महापौर वाले प्रकरण में। अब दूसरी बात ये है कि जो सिंसेरिटी होनी चाहिए नगर निगम प्रशासन की, वो इतनी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। अदरवाइज तो मैंने कहा कि रूटीन में फॉर्मल काम तो सारे ही हो रहे होंगे, लेकिन अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसकी रोकथाम के लिए कोई काम करना चाहिए, उस पर कोई वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर एस बनर्जी, वर्तमान स्थिति में ज्यादा खतरनाक स्थिति आपको किसके लिए लग रही है? डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, स्क्रब टाइफस के लिए या फिर मलेरिया के लिए? और सर इसके साथ साथ ये भी बताते जाइए कि इन चारों बीमारियों में से शुरुआत करते हैं डेंगू के साथ, बचे कैसे, लक्षण क्या होंगे, सावधानी क्या रखनी है? सबसे खतरनाक, जैसे आपने अभी बताया, इसमें सबसे खतरनाक आज की तारीख में इस वक्त डेंगू सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि डेंगू के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी मरीज को सीरियस कर देते हैं। डेथ भी, फैटेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे बचने का तो वही है, मस्कीटो बाइट। एडिस मस्कीटो जो होते हैं ये डे टाइम एग्रेसिव बाइटर होते हैं, ये आगे बढ़ चढ़ के आगे काटते हैं, ये डे टाइम में ही काटते हैं, रात की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे बचाव के लिए तो आपके घर के आसपास जो है पानी का किसी तरह का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लार्विसीडल, लार्वास को रोकने का काम है। फॉगिंग तो बाद में आएगा जब एडल्ट मॉस्किटो हो गया। घर के अंदर रहें तो फुल स्लीव्स, फुल पैंट्स पहन के रहें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, जैसे क्रीम्स हैं या जो ऑल आउट टाइप चीज़ें हैं घर के अंदर। बाहर जाएं तो पूरी तरह वेल कवर्ड रहें। ये एक बार हो जाए तो उसके बाद फीवर, बॉडी एक्स वगैरह, काफ़ी सर में दर्द ये होता है और इस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखिए डेंगू में कोई एक वायरल डिजीज़ है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, ओनली सपोर्टिव होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर हम उस पीरियड को, उस क्राइसिस को कवर कर लेते हैं तो रिकवरी अपने आप होती है। अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग को हम प्लेटलेट्स देते हैं, ब्लड दे के सपोर्ट करते हैं, प्लाज्मा देके उसके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। शॉक में चला जाता है तो उसको हम फ्लूइड्स देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके बावजूद भी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। पर एनी हाउ, अगर इस मौसम में अगर आप किसी को बुखार और रैश, मतलब धब्बे आ रहे हो, चटके से हो रहे हो शरीर पे, और सर में दर्द, सिर में दर्द, हर शरीर में दर्द, और जैसे आंख हिलाने पे आंख के पीछे भी दर्द होता हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ठीक है सर, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया डेंगू का मच्छर दिन में उजाले में सीधा वार करता है, छुपकर रात के अंधेरे में वार नहीं करता, इसलिए बचने की जरूरत, क्योंकि काफी स्थिति ऐसी भी बनाता है कि जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर प्रीतम सिंह, सर आप मलेरिया के बारे में जरा बताइए, किस तरीके से बचा जाए, क्या वाकई में डरने की जरूरत है, सिस्टम की तरफ से कौन से कदम उठाने चाहिए, और क्या अस्पताल इतने ज्यादा वजन को सहन करने के लिए तैयार कि पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, मलेरिया के बारे में ये है, ये भी मच्छर के काटने से ये होता है, और इसमें भी यही सुरक्षा अपने को देखनी है कि लार्वा कहीं नहीं पैदा होना दे। जो आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा नहीं होने दें। और जिस प्रकार की अभी देखा जा रहा है, डेंगू के केस ज़्यादा आ रहे हैं, मलेरिया के केस कम हो गए हैं,
लेकिन फिर भी हमें हर तरह के मच्छर के काटने से बचना चाहिए। और हमें घर में जैसे कि बताया गया है एंटी एलेप्टिक जो भी क्रीम है या ऑल आउट है वो यूज़ करते रहना चाहिए। बाहर आप जब भी निकलें फुल कपड़े पहन के निकलें और इसका ध्यान रखें कि पानी चाहे वो गंदा पानी हो, क्योंकि मलेरिया का मच्छर ज़्यादातर गंदे पानी में भी हो सकता है, अच्छा साफ पानी में भी हो सकता है, चाहे वो बारिश का पानी हो तो उसको इकट्ठा नहीं होने दें। अगर वो इकट्ठा हो भी रहा है तो तुरंत प्रशासन की तरफ से अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर पानी इकट्ठा हो रहा है और पानी कई दिनों तक पड़ा है तो उसमें टेमीफोस या एम्बुलो जो भी डाल सकता है, प्रशासन उसमें निरंतर कार्रवाई कर भी रहा है। और आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ उन्हें लग रहा है तो बिल्कुल प्रशासन को सूचना दें और इस तरह की एंटी लार्वा एक्टिव करवाएं। ठीक है डॉक्टर एस बैनर्जी, क्योंकि एक आंकड़ा है स्क्रब टाइफस को लेकर, आंकड़ा दरअसल ये कि अभी तक 804 केस सामने आ चुके हैं, जबकि बीते साल की अगर बात करें तो कुल ही पूरे मौसम के अंदर 915 केस आए थे। सर अचानक से बढ़ने के कारण क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, सिम्टम क्या है? जाहिर है कि पिछले साल कम क्यों आए थे, क्योंकि मूवमेंट जो है ह्यूमन मूवमेंट कम था। अब स्क्रब टाइफस जो होता है वो होता है ये छोटे छोटे जो झाड़ियाँ बरसात में उगते हैं, इसको श्रब कहते हैं। तो श्रब या स्क्रब, इसके अंदर जैसे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, गांव की तरफ लोग नंगे पांव या चप्पल पहन के खेत की तरफ जाते हैं अपने शौच आदि के लिए, या खेतों में जाते हैं और खेतों का काम करने। तो ये छोटे छोटे टिक्स होते हैं, पिस्सू होते हैं जो इन पेड़ों में होते हैं, छोटे पेड़ों में। इनके बॉडी के अंदर वो होता है क्या कहते हैं रिकेट्सिया पोवेजेस्की, ये कीटाणु होते हैं। ये वायरस भी नहीं होते हैं, बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं, रिकेट्सिया होते हैं, बहुत सूक्ष्म कीटाणु। ये काटने पे ये ब्लड में पहुंच जाते हैं और जहां कटता है वहां पे एक काला सा चटका बन जाता है, वहां से ये ब्लड में जाके और बुखार और सबसे ज़्यादा निमोनिया और ये करते हैं। और ये जो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल कोरोना में मूवमेंट कम था, लोग बाग बाहर कम निकले। इस बार मोबिलिटी ज़्यादा हो गई, सब घूमने फिरने लग गए, इसलिए ये स्क्रब टाइफस ज़्यादा देखने को मिल रहा। अभी तक 400 से ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं आ गया, अभी तो और बढ़ सकते हैं। जी सर 804 हो चुके हैं अभी तक, क्या ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है कि इस हाँ 804 हो चुके हैं। नहीं, सच नहीं होता, ये उसके काटने से ही होता। मरीज का अगर उसके ब्लड वगैरह डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो अलग बात है, बाकी एक ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, मैन टू मैन नहीं होता है। सर बचा कैसे जाए और इलाज में कोई ऐसी दिक्कत कि जानलेवा साबित हो सकता है? हाँ जी, इलाज में जानलेवा इसलिए हो सकता है कि अगर डिले इन ट्रीटमेंट हो, आपके पहुंचने में देरी हो, ट्रीटमेंट में देरी हो। ये सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो सकता है अगर टाइमली इलाज चालू हो जाए तो। और बचने का यही है कि बाहर जाएं तो आप वेल कवर्ड शूज पहन के जाइए, कवर करके जाइए, और झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे इनको कटवा दीजिए, क्योंकि इसी में ग्रो करते हैं। ये जो बरसात में जो छोटे जो खरपतवार या ये पेड़ होते हैं, इनको ये डेवलप ना हो पाए। सर ये तो एकदम रिवर्स कंडीशन है, क्योंकि अमूमन तो हम देखते हैं कि बरसात के बाद जब मौसम बेहतर होता है तो फिर बरमूडा पहन के या फिर इस तरीके के कपड़े पहनकर ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो ये तो एकदम रिवर्स कंडीशन हो गई। बरमूडा जो है ये थोड़ा अर्बन कल्चर है, गांव की तरफ कौन पहनता बरमूडा। ये औरतें जाती है खेत की तरफ, और मेनली तो ये शौच वगैरह की जो हैबिट्स है अभी तक, वो वहाँ पे नंगे पांव जाना या खुले पांव रहना, साड़ियों से अंदर ऊपर चढ़ जाते हैं, ये है। अच्छा, एक लक्षण आपने बताया कि जहां पर काटता है वहां काले रंग का धब्बा बन जाता है, उसके अलावा शरीर में और किस तरीके के रिएक्शन होते हैं, कैसे लक्षण सामने आते हैं सर, कि प्राइमरी फेज में ही इसको पहचान लिया जाए? वो काला धब्बा उसको हाँ वो नहीं, वो कोई बहुत ज़्यादा जागरूक हो तो भले ही उसको पता लगता है। ये पेनफुल कम होता है, ये एस्कार्स इसको कहते हैं, ये काला सा धब्बा होता है और वो ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। तो पेशेंट या उसके साथ वाले उसको
ध्यान में नहीं आता। ये तो हमारे पास जब बुखार और ये चीज़ें करके आता है, हम टेस्ट करते हैं और एक्सरे और ब्लड टेस्ट है, जब पता लगता है और फिर हम उसके शरीर में ये ढूंढते हैं कोई काला सा धब्बा है। एक ही बाइट बहुत है उस टिक का, वो काट के और फिर वो तो चला जाता है, पर वहां पे काला धब्बा हो जाता है, वहां से ये रिकेट्सिया जो है ये अंदर ब्लड में चला जाता है। ठीक है। और डॉक्टर लक्षण में प्रीतम यही जी, है। सर स्वाइन फ्लू इस बार आंकड़ा कम है, इसको राहत माने या फिर अभी मौसम बाकी है, इसके फैलने का वक्त अभी आना बाकी है, सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल सर, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे भी हम पिछले 2 साल से कोविड से हम काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई है, काफ़ी केसेस है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड भी इसमें जूझ रहा है। तो स्वाइन फ्लू भी अगर आता है, फिलहाल तो ऐसे कोई केस नहीं आए हैं, लेकिन आता है तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। और जिस तरह से डायग्नोज किया जाता है कोविड, वैसे ही स्वाइन फ्लू भी डायग्नोज किया जाता है। अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बिल्कुल ये चिंताजनक हो सकता है। इसके लिए चिकित्सा विभाग प्रशासन बिल्कुल तैयार है, जैसे कोविड की तरह तैयार है, वैसे ही स्वाइन फ्लू के लिए भी तैयार है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि केस नहीं आए, 5 से 6 केस तो आए हैं, लेकिन बीते सालों के मुकाबले में काफी कम है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इसका अभी मौसम आना बाकी है या इसी मौसम में होता है और इस बार केस कम है? नहीं सर, मौसम में तो जैसे जैसे सर्दी की तरफ जाते हैं तो केसेस बढ़ते हैं। फिलहाल केसेस अभी इतने नहीं हैं कि हमें इसको चिंताजनक माना जाए। अगर केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल उसमें ट्रीटमेंट और जो प्रशासन इसको देखेगा वो बाद की बात है सर। ठीक है, एस बनर्जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, इसी में एड ऑन करना चाहते हैं? हाँ, इसी में एड ऑन करना। आप कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू कम क्यों है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, जिस वो प्रिवेंटिव है, हम मास्क पहनते हैं, डिस्टेंसिंग करते हैं, तो वो चीज़ हालांकि बहुत कम हो गया, पर फिर भी है, लोग अभी भी मास्क पहन रहे हैं। तो वही जो है ट्रांसमिशन का सेम स्वाइन फ्लू में भी होता है। तो आपने को जो केसेस कम लग रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम कोरोना की जो फॉलो कर रहे हैं, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया और स्वाइन फ्लू से बाय डिफॉल्ट ही हम सतर्क हो गए हैं। मनीष पारिक जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एंटीबॉडीज बनाई है डॉक्टर साहब, अभी आपने हमारे को वैक्सीनेट किया, 2 वैक्सीन हो गए, तो एंटीबॉडीज 10,000 तक पहुंच गई बॉडी की, जो बॉडी काउंट है वो एंटीबॉडीज के। तो क्या उससे बीमारियों की सुरक्षा नहीं हो रही? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर एस बनर्जी जी जवाब देना चाहेंगे? मतलब ये जो वैक्सीनेशन का लाभ इसमें नहीं मिल रहा और बीमारियों। हाँ, ये एंटीबॉडीज डिजीज स्पेसिफिक है, डिजीज। ठीक है जी, ये मतलब क्रॉस एक्टिव नहीं होती है कि आप स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट भी ये काम करें, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दोनों डोज लगने के बाद इंसान खुद को सुपरमैन ना समझे? ना, बिल्कुल नहीं समझे, क्योंकि वायरस म्यूटेंट हो रहा है, ये अल्फा म्यूटेंट भी है और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने को तो इसलिए हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमें बरकरार रखना है। कोरोना अभी गया नहीं है इस धरती से। बनर्जी सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रीतम जी आपका भी शुक्रिया। मनीष पारिक जी आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम हमने इसलिए रखा ताकि आपको सतर्क कर पाएं, बता पाएं कि किस बीमारी के क्या लक्षण हैं, और इस वक्त कोरोना से अगर आप बच रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कोई और बीमारी नहीं, चौतरफा हमला हो रहा है मौसमी बीमारियों का, उनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सावधान रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है।